हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी यूनिट है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें वो हर एक कंसेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि मैं आपको हर बार ये की बात कहता हूँ कि कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझो। ये कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं। और इन कंसेप्ट को बिल्कुल मेमोराइज तो अपने आप हो जाएंगे अगर वो चीजें समझ में आ गई है तो, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी स्क्रीन पे तो पहला क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए। अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन ऑन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, द लेटर ग्रेड बी obtained by a student in a course correspond to grade point of, यानी आपको पता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात है ना। एक बार आपको सीबीसीएस की फुल फॉर्म भी पूछ लिया था कि चॉइस बेस्ड सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है। आपको पता है हम अपनी चॉइस से स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, है ना, फिर उनको क्रेडिट ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको ये बोला गया और इसमें ग्रेड दी जाएगी। अब आपको ये कहा है कि किसी स्टूडेंट ने बी ग्रेड दिया है, ठीक है ना, तो उसके ग्रेड पॉइंट कितने हैं आपको ये बताना है। इसमें ए ऑप्शंस है 4, 5, 6 या 7। अगर उसको ग्रेड बी दिया है तो आपको ये बताना है कि उसके ग्रेड पॉइंट्स कितने हैं। तो इसका आंसर होगा, उसके ग्रेड पॉइंट है 6। अब आपको मैं बता दूं, ये तो है यहाँ पे बी अगर दिया है तो ग्रेड पॉइंट 6 होगा। अगर ए होता तो कितना होता, है ना, बी प्लस होता तो कितना होता। तो मैं एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। अब आपको बी की जगह कुछ और भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे ये ग्रेड है, अगर किसी स्टूडेंट को ओ दिया जाता है, ओ यानी कि लेटर ग्रेड ओ है, तो वो आउटस्टैंडिंग में आएगा और उसके ग्रेड पॉइंट्स कितने होंगे, 10 होंगे। याद रखना कितने होंगे, 10 होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को ए प्लस दिया जाता है ना, तो वो एक्सीलेंट होएगा और उसके ग्रेड पॉइंट कितना होएगा, 9 होगा। याद रखना ओ है फॉर आउटस्टैंडिंग, जिसमें आपको ग्रेड पॉइंट कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। और ए प्लस है एक्सीलेंट के लिए, जिसमें ग्रेड पॉइंट कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। ए है ओनली आता है ए तो वेरी गुड की है और उसमें ग्रेड पॉइंट है 8 है। अगर बी प्लस आता है तो वो गुड में होगा और ग्रेड पॉइंट होंगे 7। अगर ए आता है तो देखो, सॉरी बी आता है तो बी का ही हमारे पास क्वेश्चन था, बी अबो एवरेज हो जाएगा और उसके जो ग्रेड पॉइंट है, देखो आंसर था ना अपना 6 हो गया। अगर सी है तो एवरेज स्टूडेंट हो गया और ग्रेड पॉइंट 5 आ गया। अगर पी है तो वो पास है, ग्रेड पॉइंट 4 है। एफ है तो फेल हो गया, ग्रेड पॉइंट 0 आ गया। और ए बी यानी कि एब्सेंट, ग्रेड पॉइंट 0। तो ये अब आपको इस क्वेश्चन में बी पूछा तो हो सकता है आपको ओ का मतलब पूछ ले, क्या है, आउटस्टैंडिंग, है ना, ग्रेड पॉइंट 10। ए प्लस एक्सीलेंट, है ना, और ग्रेड पॉइंट 9। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ग्रेड लेटर इसका मतलब क्या है और कौन से ग्रेड लेटर को कितना ग्रेड पॉइंट मिलेगा। 0 से लेके 10 तक है ना, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि दिसंबर के लिए हमारे बैच चल रहे हैं, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। तो मैं पहले पेपर 1 के बारे में आपको बता देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। और इसमें डेली लाइव सेशन होता है और लाइव के साथ आपको एक साथ रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस हम सब करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये कोर्स ज्वाइन करेगा पेपर 1 का, ऐसी बुकलेट्स आपके घर पे कोरियर के थ्रू जाएगी। हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम वाली जाएगी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश मीडियम। इसमें 10 की 10 यूनिट की थ्योरी और प्रैक्टिस आपके घर पे ये कोरियर के थ्रू जाएगी। और अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बेस्ट लेना चाहते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग जिसमें डेली लाइव रिकॉर्डिंग सब कुछ हो, वो है 4675 रुपीज का, 4675 रुपए का डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें 2 फरवरी तक वैलिडिटी रहेगी, 2 फरवरी 2025 तक। और कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे ओनली रिकॉर्डिंग बैच चाहिए, मैं लाइव सेशन नहीं देख सकता, तो उसकी फीस विद बुकलेट, ये बुकलेट वगैरह सब आ गया। इसमें लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड बैच होंगे, पूरा का पूरा 10 यूनिट्स, स्टडी मटेरियल सेम रहेगा। इसका फीस है 2975। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और ऐसे ही हम पेपर 2 यहाँ पे पढ़ते हैं इन्वायरमेंट साइंस कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स, पेपर 2 एजुकेशन, और कॉम्बो पैकेज पे अभी 35% ऑफ चल रहा है, पेपर 1 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 1 और इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 1 और एजुकेशन पे। और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा है इन स्टेटमेंट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है situated cognition is the idea that thinking is located in social and physical context not within individual mind। कह रहा है स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। सिचुएटेड जो कॉग्निशन है, जो सिचुएटेड थ्योरी है, यही बोलती है कि जो हम सोच रहे हैं, आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। हम किस सोसाइटी में रहते हैं, है ना, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली इससे रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट में कोई दो राय नहीं है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है स्कीमा इज ए कंसेप्ट और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट इन ए पर्सन्स माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा है जो सूचना को संगठित करने और इसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। स्कीमा यही होता है कि आपके दिमाग में किसी का क्या स्कीम बनी हुई है। बेसिकली जैसे आप पार्टी में जाते हो, दोस्तों में अलग बिहेव करते हो, एक सोशल नॉर्म्स है ना, और अब बड़े पापा मम्मी के साथ जाओगे तो अलग तरह से बिहेव करते, एक स्कीमा बना हुआ है कि किस तरह से मुझे क्या करना है, ये अपडेट होता रहता है। तो स्कीमा भी एक फ्रेमवर्क है ना, दैट एग्जिस्ट इन पर्सन्स माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, कहीं ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम। ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ना, इसमें मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, आंसर मैं बता दूंगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल which states that student be neither bored by work that is too simple nor left behind by teaching they cannot understand। क्या कह रहे हैं, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका एक कथन है, क्या कथन है कि विद्यार्थियों को न तो अति सरल कार्यों से उबना चाहिए और न ही समझ में न आने वाले अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, मैं आपको एक बहुत शानदार प्रिंसिपल है, इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ द मैच, मेल की समस्या। ये एक प्रिंसिपल है ये, ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये प्रिंसिपल किसने दिया आपको ये बताना है, ये आपको होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम ऑफ द मैच है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आपको आंसर क्या करना है कि ये जो प्रिंसिपल दिया है ये दिया किसने है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ शब्दों का खेल है। ये बेसिकली कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। आपस में कोऑपरेट करके जो सीखते हैं, है ना, उससे हमें कौन कौन से लाभ होंगे। तो सीधी सी बात है, बेसिक क्वेश्चन है, पॉजिटिव चीज पूछ रहा है तो सारे के सारे जो पॉजिटिव आंसर्स हैं वो हो जाएंगे। पहला कह रहा है इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसका विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव होता है। बिल्कुल, अगर आप कोऑपरेट करके लर्निंग करोगे तो पॉजिटिव ही इफेक्ट आने वाले हैं। दूसरा, इट हेल्प स्टूडेंट टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। यह गतिविधियों के समन्वय में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज में। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेट तो होएगा जब कोऑपरेट करके बात करोगे, पढ़ोगे तो। इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेल्फ स्टीम ऑफ स्टूडेंट। इसका विद्यार्थियों के स्वाभिमान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जब वो कोऑपरेट करेगा, पॉजिटिव चीज है, और सेल्फ स्टीम बढ़ना ये भी एक पॉजिटिव चीज है, तो कोई बुरी बात नहीं है। इट इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड क्लास इन्वायरमेंट। यह अंतर व्यक्तिक व्यवहार एवं कक्षा के वातावरण में सुधार में सहायक होता है। अगर आप काम मिलके करोगे तो ये सब चीजें सुधार ही होगी। तो इसका राइट आंसर है ए, बी, सी और डी, यानी कि चारों ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग आपस में मिलके पढ़ना,
और बेसिकली मिलके पढ़ेंगे तो सारे जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही होंगी, तो इसमें कोई बुरी बात तो हमें शामिल करनी ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ लर्निंग की थ्योरीज हैं और आपको ये बताना है कि ये थ्योरी किसने दी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, यानी कि अधिगम का एक व्यवहारिक सिद्धांत है। और आपको पता है हम बीएफ स्किनर के बारे में बहुत पढ़ते हैं, इसके बारे में जो बिहेवियर थ्योरी है। तो यहाँ पे ए का तो 4 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ए का 4 दो ऑप्शंस में है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का व्यक्ति रचनावादी सिद्धांत है। ये किसने दिया? ये जीन प्याजे ने दिया है भाई, जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जो लर्निंग है, यानी कि बी का हो गया 3। तो ए का 4, बी का 3, ऐसा ऑप्शन हमारे पास सेकंड है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। अब आपको सी का कौन सा हो गया? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये वेगोत्स्की है। ये भी आपसे सेपरेटली भी पूछ लिया था एक बार। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। ये चारों के चारों आपको इंपॉर्टेंट, आपको मैं थ्योरी बता रहा हूं और ये पीवाईक्यू पूछा भी गया है। तो प्लीज इसको सबको याद रखना, ये आपको एज इट इज पूछा जा सकता है या इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किसने दी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अच्छे से शांति से पढ़ाई करनी है और आपको सब चीजें बहुत आराम से ही समझोगे तभी बात बनेगी। आगे एक क्वेश्चन है, ए टीचर इज प्रिपेयरिंग ए कोर्स ऑफ साइंस, he or she wants to add an exercise that promotes collaboration and problem solving among learners. What kind of group should he or she form? यानी कोई अध्यापक या अध्यापिका है, वो विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है या कर रही है, वह कोई ऐसा अभ्यास जोड़ना चाहते हैं जिससे अधिगमकर्ता में सहयोग और समस्या समाधान की बढ़ावा मिले। तो इस दशा में संबंधित जो अध्यापक या अध्यापिका है वो किस प्रकार का समूह निर्माण करेगी, यानी कि वो क्या करना चाह रहे हैं इससे। वो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र विद्यार्थी समुदेशन की बात कर रहे हैं, टीचर सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं या सोशल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट में ध्यान रखने की बात हो रही है, आपस में कोलैबोरेशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना लर्नर में। तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट को सेंटर में रख के सारी चीजें हो रही है। तो ये कौन से होगा? विद्यार्थी केंद्रीय समूह, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक ग्रुप होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे स्टूडेंट सेंट्रिक या लर्नर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जो मेथड होते हैं वहां से ये क्वेश्चन आता है, मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो लर्नर सेंटर्ड आ गया ना क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स, यानी कि जो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी, यानी कि जहां पे लर्नर सेंटर टीचिंग होगी उसमें क्या होगा, यानी सीधी सी बात है, लर्नर होगा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा सक्रिय रूप से, क्योंकि लर्नर सेंट्रिक है। केंद्र बिंदु में कौन है? लर्नर है। अधिगम करता है या शिक्षार्थी है? चलो देखते हैं। पहला, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ऑन लर्निंग, अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। आर पैसिव लिसनर, निष्क्रिय श्रोता होते हैं? नहीं, ये एक्टिव होते हैं। निष्क्रिय श्रोता तो होते हैं जहां पे टीचर सेंट्रिक की बात होती है, जैसे लेक्चर मेथड वगैरह होता है, वहां पे होते हैं पैसिव लर्नर। तो बी नहीं आएगा। और सी आर कंसिडर्ड एज हैविंग सिमिलर एबिलिटीज, और अगर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हम अपना रहे हैं तो ये माना जाता है कि लगभग सब में समान योग्यता है, इस पे हम छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है। मेक डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ दे विल लर्न, और वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे, क्योंकि उन्हीं पे छोड़ दिया गया, ये भी बात ठीक है। तो इसको बी को छोड़ के तीनों ऑप्शन है वो लर्नर सेंट्रिक के लिए है, ए, सी और डी, और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास सी है, ए, सी और डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है भाई, दो स्टेटमेंट है। द गोल ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली व्हाट दे हैव रीड, विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन्य शिक्षण का लक्ष्य है। एक ये रेसिप्रोकल टीचिंग आई है यहाँ पे ना, ये आप ध्यान रखना। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर का रोल अदा करते हैं,
कहने का मतलब ग्रुप बना के उनको समझाया जाता है, फिर आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, इस तरह की बातें होती है। यानी कि स्टूडेंट टीचर का रोल अदा कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ा रहा है कुछ। तो इसका गोल क्या है? यही तो गोल है कि स्टूडेंट अच्छी सी चीजों को सीखे डीपली, क्योंकि वो पढ़ाएगा कुछ की जगह तो और मेहनत होगी। तो यही बात है कि द गोल ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हैव स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली व्हाट दे हैव रीड। विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन्य शिक्षण का लक्ष्य है। बिल्कुल ठीक बात है, ये यही लक्ष्य है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अडप्टिव टीचिंग प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट with challenging instruction and youth support when needed but remove this support as student become able to handle more on their own। यानी एडप्टिव टीचिंग की बात है। ऊपर वाली रेसिप्रोकल की बात समझ में आ गई। अडप्टिव टीचिंग की बात क्या है? वैसे अनुकूली शिक्षण बोलते हैं हिंदी में, कि सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश प्रदान करता है तथा जब उन्हें आवश्यकता हो तो सहायता प्रदान करते हैं, किंतु जब विद्यार्थी अपने आप इसमें निपटने में सक्षम हो जाते हैं तो वो सहायता हटा लेते हैं। यानी कि वो अडप्टेशन की तरफ ले जाते हैं। जब प्रॉब्लम आ रही है तो सहायता करते हैं, धीरे धीरे वो जब अडप्ट हो जाते हैं, अपने आप चैलेंज को देखने लग जाते हैं स्टूडेंट, तो वो सहायता हटा लेते हैं। तो ये अडप्टिव टीचिंग है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपको दो शब्द अच्छे से सीखने को मिले, एक तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है और एक अडप्टिव टीचिंग क्या होती है। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। आपको देखना है, ऐसा क्वेश्चन है, देखो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें ये दोनों शब्द आप की नोट की तरह लिखो कि ये रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, ये अडप्टिव टीचिंग होती है। अब आपको किसी न किसी क्वेश्चन में इन शब्दों का यूज मिल जाएगा और आप कर दोगे, ठीक है। इस तरह से करना होता है, जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो। अब मैं आपको ये रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात कर रहा हूं। अभी बताया था कि रेसिप्रोकल टीचिंग है एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है that aim to improve student reading comprehensive skill। a group of student take turns acting as a teacher। अब मैंने बात की ना रेसिप्रोकल में कि वो जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की तरह काम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा बनाया जाता है उनको। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग है, याद रखना रेसिप्रोकल, ठीक है, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? आपको ये पूछा है। तो पहला कोऑपरेटिव, आपको वही बात है, आपस में मिलके पढ़ने की बात है, तो सब पॉजिटिव वाले ले लेंगे। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हर एक व्यक्तिगत की उत्तरदायित्व होता है कि ठीक से काम करे, सही बात है, तभी आप कोऑपरेट कर पाओगे। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक रूप से आपसी निर्भरता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्रमोटिव इंटरेक्शन, आपस में प्रोत्साहन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सोशल स्किल, सामाजिक कौशल होता है, इससे विकास होता है, आपस में कोऑपरेट करना सीखते हैं। ग्रुप प्रोसेसिंग, इसमें बिल्कुल ग्रुप में मिलके पढ़ते हैं, तो ग्रुप प्रोसेसिंग बिल्कुल ठीक है। ए बी सी डी ई चारों के चारों यानी कि पांचों के पांचों ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए इस तरह से आपको कोऑपरेटिव लर्निंग के नोट्स बन जाते हैं। आपने क्या लिखा? कोऑपरेटिव लर्निंग लिखा कि ये पॉइंट्स होते हैं, है ना। ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव लर्निंग में होते हैं। जब हम डिटेल में मैं क्लास लेता हूं तब ये सब बात आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसे कीवर्ड्स को नोट करिए आप, जैसे आप पढ़ रहे हैं, चलो ये बात है, इसमें ये पॉइंट है। अगर आप हर यूनिट में इस तरह से काम करेंगे तो आपको रिवीजन में भी दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का अच्छे से वाला रहेगा कि हाँ मैंने कंसेप्ट भी पढ़े हैं, सब चीजें मुझे याद भी है। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, आप बहुत बार सुनते भी हो इस शब्द को। ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज कॉल्ड एज। किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें उसकी वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको हम क्या कहते हैं कि किसी एक स्टूडेंट का हम कलेक्शन कर रहे हैं डाटा, है ना, वर्क एरिया, उसकी ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसका अचीवमेंट, ये सब चीज कर रहे हैं, तो ये क्या है? दिस इज पोर्टफोलियो। क्या है? ये उसका पोर्टफोलियो है। ये शब्द आप बहुत यूज करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सब बातें बहुत अच्छी लगी है तो आप मैक्सिमम लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, ये मुझे अब आपको याद करवाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि दिसंबर के लिए हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। आपको इस वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टेक्ट डिटेल है।
पेपर 1 लाइव प्लस रिकॉर्डिंग भी है और ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग में डिफरेंस ये है कि उसमें लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी, और रिकॉर्डिंग में ओनली रिकॉर्डिंग मिलेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इन सब में आपको बुकलेट्स घर पे आएगी। 5 बुकलेट्स है ना, 5 बुकलेट है। एक बुकलेट में 2 यूनिट है, यानी कि टोटल 10 यूनिट आपके घर में आएगी। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम की बुकलेट्स आता है उसके पास हिंदी मीडियम, इंग्लिश में इंग्लिश थ्योरी प्लस PYQs के साथ आएगी, और वो इसी प्राइस में आएगी, अलग से कोई प्राइस उसका नहीं होगा। कोरियर चार्ज वगैरह सब इसी में इंक्लूडेड है। तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 अपने यहाँ कौन सा है, इन्वायरमेंटल साइंस, और पेपर 2 एजुकेशन। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के अपने लिए अपने पास दूसरा चैनल है, इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG, और एजुकेशन के लिए है एजुकेशन विद SWMG। तो वो भी आप वहां फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है और विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दें और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।